कार्डियक डिसऑर्डर्स में सबसे पहला डिसऑर्डर एनसीईआरटी में दे रखा है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर सोचिए इतना कॉमन है कि हर 3 में से 1 को बीपी की प्रॉब्लम है, या तो उसको हाई बीपी है या फिर उसको लो बीपी है। और मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली मेडिसिन बीपी की और डायबिटीज़ की ही होती है, क्योंकि ये इतना कॉमन होता है। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? जो ब्लड है वो अपनी आर्टरी की वॉल पर कितना प्रेशर लगा रहा है, उस प्रेशर को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। और बीपी को स्फिग्मैनोमीटर से मेजर किया जाता है। तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए सबसे पहले जो डॉक्टर होता है वो एक रबर का कफ लगा देता है हैंड पर। बेसिकली ये जो रबर का कफ होता है वो ब्रैकियल आर्टरी को क्लोज कर देता है, क्योंकि वो उसका जो प्रेशर होता है, रबर के कफ का जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ करता रहता है डॉक्टर, जिसकी वजह से जो ब्रैकियल आर्टरी है वो पूरी तरह से क्लोज हो जाती है। और रबर के कफ के नीचे जो डॉक्टर होता है वो स्टेथोस्कोप लगाता है ताकि वो आवाज़ को सुन सके। फिर डॉक्टर धीरे धीरे उसका जो प्रेशर है उसको कम करता है, जिसकी वजह से जो ब्लड का फ़्लो था जो पूरी तरह से रुक चुका था, अब वो धीरे धीरे फ़्लो करने लगता है। और जो साउंड, जो अभी कुछ साउंड सुनाई नहीं दे रही थी, वो सुनाई देने लगती है, क्योंकि जो ब्लड का फ़्लो है जो रुक गया था अब वो फ़्लो होने लग गया है। इसके अलावा जो बीपी की जो मशीन है जिसमें मरकरी फिल होती है, उसमें भी जो फ्लक्चुएशन है वो भी दिखाई देने लगता है, तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। एक बार मैं फिर बता देती हूँ कि सबसे पहले रबर का कफ जो है वो ब्रैकियल आर्टरी को उसने क्लोज़ किया। क्लोज़ करने के बाद डॉक्टर ने अपना जो स्टेथोस्कोप है वो उसके नीचे लगाया, फिर उसको धीरे धीरे छोड़ा गया, उसका प्रेशर कम किया गया, जिसकी वजह से जो ब्लड का फ़्लो है वो धीरे धीरे होने लगता है। तो उससे जो साउंड निकलती है हमें उससे पता चलता है कि हाँ ये सिस्टोलिक प्रेशर है। तो ऐसे मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर को। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, मतलब सिस्टोलिक होता है 120 और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80। हम किसी भी पर्सन को कब बोलेंगे कि उस पर्सन को हाई बीपी हो गया या फिर हाइपरटेंशन हो गया? तो अगर उस पर्सन का बीपी 140/90 से ज़्यादा है या फिर इसके इक्वल है तो हम बोलेंगे उस पर्सन को हाइपरटेंशन की दिक्कत होने लगी है। और इसको चेक करने के लिए सिर्फ एक बार बीपी को चेक करना काफ़ी नहीं है, इसके लिए मल्टीपल चेकअप्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो बीपी होता है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। नॉर्मली अगर बात करें तो दिन में कभी बीपी ज़्यादा होता है, दिन में कभी बीपी कम होता है, तो इसके लिए मल्टीपल चेकअप्स की ज़रूरत होती है ये पता लगाने के लिए कि हाइपरटेंशन उस व्यक्ति को है या फिर नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ, वो है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कोरोनरी आर्टरी होती है ना, वो एक ऐसी आर्टरी है जो हार्ट की जो वॉल है उसको ब्लड का सप्लाई करती है, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। इसमें हमें देखने मिलता है एथेरोस्क्लेरोसिस। ये चीज़ बॉडी की किसी भी आर्टरी में हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ब्लॉकेज हो जाती है आर्टरी में, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की वजह से होगी, फैट, कैल्शियम या फिर फाइबर्स, इन किसी भी चीज़ के इकट्ठे होने से आर्टरी में जो है वो ब्लॉकेज देखने मिलती है। तो यहाँ पे हम बेसिकली कैड की बात कर रहे हैं, तो मतलब इसमें हार्ट की जो आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी, उसमें ब्लॉकेज देखने मिलती है, जिसकी वजह से जो उसका जो साइज़ है वो ज़्यादा नैरो हो जाता है और जो ब्लड का फ़्लो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, तो इसको बोलते हैं कैड। अब बात करते हैं एंजाइना की या फिर एंजाइना पेक्टोरिस की। इसमें भी ये सिंपली इसमें भी कैड ही होता है। जब हार्ट को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, हार्ट की मसल को जब इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो उसकी वजह से उसमें एक एक्यूट चेस्ट पेन हमें देखने मिलता है।
और ये चीज़ जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि ये मैन और वुमेन दोनों में देखने मिल सकती है, और मोस्टली ये मिडिल एज के जो लोग हैं उनमें देखने मिलती है। समटाइम्स गैस की वजह से भी चेस्ट में पेन हो सकता है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ईसीजी कराया जाता है। अब ईसीजी क्या होता है उसके बारे में हम किसी और लेक्चर में बात करेंगे। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा कॉमन डिसीज़ जो है हार्ट अटैक, या फिर इसको बोल सकते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन। इन्फाक्शन का मतलब होता है कि किसी पार्ट का डेड हो जाना। सपोज़ करो कोरोनरी आर्टरी के ये वाले, इससे जो छोटी छोटी आर्टरी निकलती है, इसमें ब्लॉकेज हुई, जिसकी वजह से हार्ट के इतने हिस्से को ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पा रही, और इस वजह से इतना हिस्सा जो है वो डेड हो चुका है। अब ये किसी लायक नहीं है, कोई काम ये नहीं कर पाता। जनरली एक हार्ट अटैक से डेथ नहीं होती, बशर्त वो एक बड़ा हार्ट अटैक हो। मतलब अगर ब्लॉकेज, ये वाली जो बड़ी वाली आर्टरी है, इसमें ही ब्लॉकेज आ गई तो उसको बोलते हैं बिग हार्ट अटैक, तो उसमें व्यक्ति का बचना मुश्किल हो जाता है। हार्ट फेलियर में क्या होता है, तो हार्ट फेलियर में जो हार्ट है वो सप्लाई करने में अक्षम होता है अपने बॉडी ऑर्गन्स को, मतलब जितना नॉर्मली उसको सप्लाई करना चाहिए वो उतनी सप्लाई नहीं कर पाता। इसका रीज़न हो सकता है कि हार्ट अटैक, आपको रिपीटिशन हो रहा है हार्ट अटैक का, कि सपोज़ करो पहले हार्ट अटैक, जब पहली बार हार्ट अटैक हुआ तो उसमें ये वाली जो आर्टरी है वो ब्लॉक हो गई, दूसरी बार जो हार्ट अटैक हुआ उसमें ये वाली जो आर्टरी है वो ब्लॉक हो गई। अब एक इंसान मान ही नहीं रहा है, परहेज़ ही नहीं कर रहा है ना, तो उसको अगर फिर से हार्ट अटैक होगा तो सपोज़ करो उसकी ये वाली भी आर्टरी बंद हो गई, ठीक है, तो अब हार्ट का जो मैक्सिमम पार्ट है वो उसने काम करना अब पूरी तरह से बंद कर दिया, ठीक है, वो इतने अच्छे से अब काम नहीं कर पा रहा जितना वो पहले किया करता था, तो इसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। और इसकी वजह से जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पाती। कार्डियक अरेस्ट वो चीज़ होती है कि जिसमें हार्ट ने पूरी तरह से स्टॉप कर दिया है वर्क करना, और ईसीजी में ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गई है, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट में। तो हार्ट फेलियर या फिर हार्ट अटैक में एक इंसान को बचाया जा सकता है अगर वो बड़ा हार्ट अटैक नहीं है तो, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में एक इंसान का जो हार्ट है वो पूरी तरह से स्टॉप कर चुका है, उसने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया है, और इसका रीज़न हो सकता है कि रिपीटिशन ऑफ हार्ट अटैक या फिर आपको एक बड़ा हार्ट अटैक आ गया है, ठीक है। जो दिल के डॉक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, जो दिल से जुड़ी समस्याओं का समाधान प्रोवाइड करते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट में हार्ट ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया, ठीक है। हार्ट फेलियर में क्या हुआ कि हार्ट ने बंद नहीं किया कंप्लीटली अपना काम करना, पर वो असक्षम है बॉडीज़ को ब्लड प्रोवाइड करने में, जितनी एफिशिएंसी से उसको ब्लड प्रोवाइड करना था वो इतनी एफिशिएंसी नहीं दिखा पा रहा, क्योंकि उसकी मोस्ट ऑफ द जो मसल्स हैं वो अब डेड हो चुकी हैं। इसके अलावा हार्ट अटैक में कुछ पार्ट जो है हार्ट का वो डेड हो चुका है। अब इसके बाद एक टर्म आती है कंजेस्टेड हार्ट फेलियर। इसमें क्या होता है, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। सपोज़ करो ये हार्ट है और इसके ही 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल और ये लेफ़्ट एट्रियम। तो लेफ़्ट एट्रियम से 4 जो है पल्मोनरी वेन्स आती हैं इसमें, और जो कि कनेक्ट करती हैं लंग्स से, ठीक है, ये लंग से कनेक्ट करती हैं, क्योंकि लंग से आता है इसमें ब्लड जो कि जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है बॉडी ऑर्गन्स में, ठीक है, ये ऑर्गन्स में ब्लड जा रहा है। तो इस कंजेस्टेड हार्ट फेलियर में क्या होता है, जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो ठीक तरह से सिस्टोल नहीं कर पा रहा, ठीक तरह से वो काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से जो
ब्लड है वो इसी में ही इकट्ठा होता जा रहा है। सपोज़ करो हमारे पास एक वाटर बॉटल है जो पूरी तरह से फुल है, ठीक है, तो वो कैसे उसको हम प्रेस कर सकते हैं? हम उसको प्रेस नहीं कर पाएंगे जब तक वो आधी खाली ना हो। तो इसी तरह से जो हार्ट है उसको काम करने के लिए भी स्पेस चाहिए, पर क्योंकि जो ब्लड है वो इकट्ठा हो रहा है और पूरी तरह से वो एट्रियम में भी चला गया, तो अब हार्ट का काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से वो अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर लेता है कि वो सोचता है चलो अपनी मसल्स को इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि थोड़ा बहुत काम कर सके, ठीक है। अब ब्लड का लेफ़्ट एट्रियम में फिल होने की वजह से ये जो ब्लड है वो वापस से लंग्स में जाना शुरू कर देता है, ठीक है। अब लंग्स में जाने की वजह से जो लंग्स है उसमें ब्लड का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, और हमें पता है कि जो ब्लड है वो एक वाटरी फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से लंग्स में पानी भर जाता है, ठीक है, कंजेशन हो जाता है लंग्स का, और व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो इस चीज़ को बोला जाता है कंजेस्टेड हार्ट फेलियर।